गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। चलिए इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर की मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को इस वीडियो में हमने कवर करेंगे। पिछले से जितना भी करंट अफेयर हमने डिस्कस नहीं की सभी को डिस्कस करेंगे। आज की डेट है 11 जनवरी 2024। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। हमने इंपॉर्टेंट जो जनरल नॉलेज क्वेश्चन, जो एग्जाम ओरिएंटेड जनरल नॉलेज क्वेश्चन को हमने डिस्कस की थी डेली बेसिस में, सो इसीलिए ये डेली करंट अफेयर नहीं आ पाया, बट इस वीडियो में हमने सभी को डिस्कस करेंगे। वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ये रहा है आपके सामने पहला क्वेश्चन। नंबर 1 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अयोध्या रामलला टेम्पल विल बी इनागुरेटेड ऑन व्हिच डेट 2024। अयोध्या रामलला टेम्पल विल बी इनागुरेटेड ऑन व्हिच डेट, कौन से डेट को अयोध्या रामलला टेम्पल ये इनागुरेट की जाएगी। एंड 2024 में ये इनागुरेट करी जाएगी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। ये 22 जनवरी 2024 में इनागुरेट की जाएगी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 22 जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा ये इनागुरेट की जाएगी। इंपॉर्टेंट है, ये जो फाउंडेशन स्टोन है ना, मतलब इसका जो फाउंडेशन स्टोन स्थापना की गई थी, ये फाउंडेशन स्टोन ये 5 अगस्त 2020 में ये स्थापना की गई थी फाउंडेशन स्टोन। ये टेम्पल का हाइट आपको पूछे तो हाइट 161 फीट की हाइट है, एंड यानी 49 मीटर इसका हाइट है। एंड ये 2.77 एकड़ की ज़मीन में फैला हुआ है। 2.77 एकड़ की ज़मीन पर यह बनाया गया है। एंड ये कौन से रिवर की बैंक में, ये पूछे तो आपको कौन सी रिवर की, सारायू रिवर की बैंक में स्थित है। एंड इसका जो आर्किटेक्चर है ना, ये नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर, ये सारी बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अयोध्या रामलला टेम्पल ये बनाया गया है उनकी जन्मभूमि पर, जो रामलला का जन्मभूमि पर ये बनाया गया है 161 फीट की। एंड इसका ये जो इनागुरेट करी जाएगी 22 जनवरी 2024 में, 22 जनवरी 2024 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। एंड ये फाउंडेशन स्टोन भी उन्हीं के द्वारा ये इस्टेब्लिश करी गई थी। याद रखिएगा, ये जो चीफ आर्किटेक्चर है ना, ये जो बनाया जा रहा है, ये चीफ आर्किटेक्चर है। ये जो टेम्पल देख रहा है वो चीफ आर्किटेक्चर है चंद्रकांत संपूरा, जो कि चीफ आर्किटेक्चर है, उनके द्वारा बनाया जा रहा है। एंड उनके भी दोनों बेटा रहे, दोनों सन रहे, वो है निखिल संपूरा एंड आशीष संपूरा, उन्होंने भी उनके भी कंट्रीब्यूटर रहे। याद रखिएगा, चीफ आर्किटेक्चर है चंद्रकांत संपूरा, नागरा स्टाइल आर्किटेक्चर। एंड ये 2.77 एकड़ की ज़मीन पर बनाया जा रहा है। इम्पोर्टेंट है, और ये अभी उत्तर प्रदेश में रहे, उत्तर प्रदेश का अयोध्या डिस्ट्रिक्ट में, याद रखिएगा। एंड उत्तर प्रदेश का आपको कैपिटल पूछे तो कैपिटल है लखनऊ। एंड सीएम है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है मिसेस आनंदीबेन पटेल। याद रखिएगा, ये सभी के सभी जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है यहाँ सभी को याद रखिएगा। हालांकि ये जो हैंड राइटिंग थोड़ा बहुत गंदी है, बट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी जा रहा है, ये सभी को याद रखिएगा। मतलब जितना भी क्वेश्चन पर रहे, उसके अलावा जितना भी दी जा रहा है सभी के सभी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द 10th century कन्नड़ा कदम्ब इंक्रिप्शन रिटेन इन संस्कृत बिन फाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कौन सी स्टेट से अभी एक मिली है, मतलब 10th सेंचुरी की, मतलब सोचो जो 10th सेंचुरी की कन्नड़ा कदम्ब इंक्रिप्शन जो रिटर्न की गई है, ये संस्कृत में रिटर्न की गई है, ये अभी मिली है। ये मिली है गोवा से, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। गोवा से ये मिली है। इम्पोर्टेंट है, जो साउथ गोवा में एक महादेव टेम्पल रहे, टेम्पल से ये शिला मिली है। याद रखिएगा, ये संस्कृत में लिखी गई है। जो कन्नड़ा कदम्ब जो इंक्रिप्शन रहे रिटन इन संस्कृत, ये मिली है जो गोवा से। बस इतना ही याद रखना। एंड याद रखना, ये जो कदम्ब वंशन है, मतलब कदम्ब वंशन ने गोवा में जो शासन की है ये दर्शाती है। गोवा में उनके जो कंट्रीब्यूशन रहे, उन्होंने जो शासन की है कदम्ब वंशन ने, उनके द्वारा ये ये मिली है एक शिला जो कि गोवा में। और गोवा जो कि सबसे स्मॉलेस्ट स्टेट है, एंड ये साउथ गोवा में मिली है। ये महादेव टेम्पल के पास एक जो कि ऐसे मिली है कन्नड़ा कदम्ब इंक्रिप्शन रिटन इन संस्कृत लैंग्वेज, ये मिली है। इतना ही याद रखना। आगे बढ़ जाती है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच स्टेट प्लेइंग एन इम्पोर्टेंट रोल इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द
श्री रामलाला टेम्पल इन अयोध्या यूपी। कौन से कंट्री का एक इम्पोर्टेंट रोल रहे? ये होगा कर्नाटक की। हमने ये पिछली सी वीडियो में भी डिस्कस की है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कर्नाटक। मतलब कर्नाटक की इसमें काफ़ी सारे कंट्रीब्यूशन रहे। जो मार्बल रहे ना, जो ये मंदिर में जो बनाया जा रहा है, जो रामलला टेम्पल में, ये मार्बल कर्नाटक से आ रहा है, याद रखिएगा। मतलब एक हाई क्वालिटी की मार्बल है और उनके भी कई सारे कंट्रीब्यूशन रहे और भी कई सारे इंस्ट्रूमेंट वहाँ से आ रहा है। एंड याद रखना, एक सिग्निफिकेंट क्वालिटी का मार्बल जो कि कर्नाटक से मिल रहा है, याद रखिएगा। एंड कर्नाटक की सीएम है सिद्धार माइहा। एंड गवर्नर है थावरचंद गहलोत, याद रखिएगा। कैपिटल जो कि बेंगालुरु, एंड बेंगालुरु में इसरो की जो हेडक्वार्टर वही बेंगालुरु में स्थित है। और एक भी याद आ रहा है, मतलब इसरो के चीफ कौन है, याद रखना, एस सोमनाथ। सो आगे बढ़ते हैं। नंबर 4, प्रवासी भारतीय दिवस और एनआरआई डे इज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट? कौन सी डेट को ये सेलिब्रेट की जाती है? ये जो एनआरआई है ना, इसका फुल फॉर्म क्या है? एनआरआई का फुल फॉर्म है नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, एनआरआई डे, प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे के रूप में ये सेलिब्रेट की जाती है 9 जनवरी को। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 9 जनवरी को ये सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा, प्रवासी भारतीय दिवस। और ये डे जो है ना, ये डे में महात्मा गांधी ने, जो कि साउथ अफ्रीका से रिटर्न की थी, आपको डेट पूछे तो 1915 में ये उन्होंने रिटर्न की थी, साउथ अफ्रीका से इंडिया रिटर्न की थी, याद रखना। प्रवासी भारतीय दिवस यानी एनआरआई डे सेलिब्रेट की जाती है 9 जनवरी को। और यहाँ भी हमने जितना भी जनवरी मंथ की जितना भी इम्पोर्टेंट डे डिस्कस की, हमने सभी को डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। यहाँ हमने यहाँ नहीं लिखी गई है। सो याद रखना, 5 जनवरी ये सेलिब्रेट की जाती है कौन से डे? नेशनल बर्ड डे के रूप में, 5 जनवरी। एंड हमने एक डिस्कस की थी 6 जनवरी। 6 जनवरी कौन सी डे सेलिब्रेट की जाती है? याद रखना, 6 जनवरी सेलिब्रेट की जाती है वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स। जो ऑर्फन्स रहे उनके लिए एक डे रहे, वर्ल्ड डे ऑफ वार ऑर्फन्स, याद रखिएगा। एंड 8 जनवरी ये सेलिब्रेट की जाती है अर्थ रोटेशन डे, याद रखिएगा। एंड अभी तो 9 जनवरी हमने डिस्कस की, 9 जनवरी है एनआरआई डे यानी प्रवासी भारतीय दिवस, 9 जनवरी। एंड 10 जनवरी आपको पूछे तो 10 जनवरी ये इम्पोर्टेंट डे है, ये है वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी, याद रखिएगा। सो और भी रहे, जो 11 जनवरी कौन से डे को सेलिब्रेट की जाती है? एनुअल 11 जनवरी ये सेलिब्रेट की जाती है, मतलब एक डेथ एनिवर्सरी ऑफ लाल बहादुर शास्त्री की, मतलब डेथ एनिवर्सरी को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिएगा। और एक रहे, बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, जो नेशनल यूथ डे, नेशनल यूथ डे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सेलिब्रेट की जाती है 12 जनवरी को, 12 जनवरी नेशनल यूथ डे। स्वामी विवेकानंद की बर्थ डे को सेलिब्रेट की जाती है, याद रखिए। उनके बाद आपको पूछे तो ये होगा 1863 में उनका जन्म हुआ था, स्वामी विवेकानंद। एंड उनका गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस, याद रखिएगा, रामकृष्ण परमहंस। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट नंबर 5, आदित्य L1 नाउ इट्स फाइनल ऑर्बिट IQ-009 Pro एंड इट इज लॉन्च्ड बाय व्हिच स्पेस एजेंसी? आदित्य L1 अभी हमने डिस्कस की थी भी, जो पिछले सी करंट अफेयर टॉपिक में। ये आदित्य L1 ये इसरो के द्वारा लॉन्च करी गई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसरो, जो कि अभी उसका फाइनल ऑर्बिट में एंटर की है, मतलब 127 डे के बाद ये मतलब डेस्टिनेशन पे पहुंची है आदित्य L1, याद रखिएगा। ये मतलब वन ऑफ द लेटेस्ट अनाउंसमेंट फ्रॉम इसरो के द्वारा ये एक लेटेस्ट अनाउंसमेंट रहे फ्रॉम इसरो। रिवील इट्स मेडन मिशन आदित्य L1 हैज सक्सेसफुली क्रॉस द लाग्रेंज 1 पॉइंट, याद रखिएगा। ये जो लाग्रेंज पॉइंट ये क्या है? हमने शायद आपने देखा होगा, हमने इसके बारे में पूरी डिटेल्स में डिस्कस की थी। ये जो लाग्रेंज पॉइंट 1 है ना, ये जो स्क्रीन में देख रही हो, ये ऐसे ही मतलब लाग्रेंज पॉइंट 1, लाग्रेंज पॉइंट 2,
लाग्रेंज पॉइंट 3, लाग्रेंज पॉइंट 4, 5, ऐसे ही 5 पॉइंट रहे, मतलब लाग्रेंज पॉइंट ऐसे ही 5 पॉइंट रहे। और इसी प्लेस पर मतलब कोई भी एक सूर्य और अर्थ के ऑब्जर्वेशन के लिए, जो सन एंड अर्थ का जो अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए कोई भी सैटेलाइट भेजा जाएगा तो ये वही पॉइंट पर सेटअप किया जाएगा, L1, L2, L3, L4 एंड L5 पर। मतलब क्यों, ये जो लाग्रेंज पॉइंट है ना, मतलब इसमें या फिर जो सन का जो अर्थ का जो ग्रेविटेशन रहे एंड जो महाकर्षण शक्ति रहे जो सन का, इसमें जो कि न्यूट्रल है इसी प्लेस पर, L1, L2, L3 एंड L4, L5 इसी प्लेस पर न्यूट्रल है। इसीलिए जो आदित्य L1 है ना, ये पहला मिशन जो कि लॉन्च की गई है एंड L1 पर ये सेटअप की जाएगी लाग्रेंज पॉइंट 1 पर, इसलिए ये लाग्रेंज पॉइंट कहा जाता है, L1, L2 याद रखिएगा लाग्रेंज पॉइंट। और याद रखना ये जो आदित्य L1 है ना, ये लॉन्च की गई थी 2 सितंबर 2023 में लॉन्च की गई थी इसरो के द्वारा। एंड इसरो का चीफ आपको पूछे तो ये होगा एस सोमनाथ एंड इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु में स्थित है। याद रखिएगा इसरो का वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट रहे, बहुत ही बड़ी अचीवमेंट ये है चंद्रयान 3। और चंद्रयान 3 कौन सी डेट को लॉन्च की गई थी, याद रखिएगा, ये याद रखना चाहिए चंद्रयान 3, क्योंकि एग्जाम में ज़रूर आपको इसमें क्वेश्चन मिलेगा, 100% मिलेगा, मान के चलो 100% आपको मिलेगा क्वेश्चन। ये चंद्रयान मतलब चंद्रयान 3 से इसरो से रिलेटेड। याद रखिएगा चंद्रयान 3 ये लॉन्च की गई थी 14 जुलाई में सतीश धवन स्पेस सेंटर, सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में रही है। सतीश धवन स्पेस सेंटर सेकेंड लॉन्च पैड इन श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में रहे। एंड ये जो लैंड की थे ना मून का एक घने वाला पार्ट में, डार्क वाला पार्ट में ये लैंड की थी 23 अगस्त में। एंड उसी डेट को सेलिब्रेट की जाएगी, मतलब 2023 से नेशनल स्पेस डे के रूप में। याद रखिएगा मतलब इसी डेट में जो कि चंद्रयान सक्सेसफुल, मतलब इंडिया ने सक्सेसफुली मून का साउथ पोल में लैंड की थी, चंद्रयान 3 जो कि लैंड की थी। और इसी डेट को सेलिब्रेट की जाएगी नेशनल स्पेस डे के रूप में। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा अनाउंसमेंट करी गई है। और ये जो प्लेस में जो लैंड की है चंद्रयान 3 ने, जो मून का साउथ पोल में लैंड की है, ये प्लेस का नाम दी गई है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने दी है। इसका नाम क्या है, इसका नाम है, मैं आपको बता दूँ, इसका नाम है शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा। और जो चंद्रयान 2 जो लैंड की थी वो तो लैंड नहीं की थी, क्रैश कर गई थी, ये प्लेस का नाम क्या दी गई है नीचे कमेंट कर देना, इंपॉर्टेंट है, जितना भी एक्स्ट्रा दी जा रहा है ना सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ध्यान से सुनना। आगे बढ़ जाती है नंबर 6, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर, यानी एस जयशंकर का फुल फॉर्म क्या है, सुब्रमण्यम जयशंकर अनवील्स आज लेटेस्ट बुक, important always has latest book about his own experience and what is the name of book. External Affairs Minister S Jaishankar unveils as latest book about his own experience, उनकी खुद की एक्सपीरियंस के बारे में उनके बुक में बताया गया है। एंड ये बुक का नाम क्या है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्हाई भारत मैटर्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, व्हाई भारत मैटर्स इसका नाम है, बुक का नाम है, उनके खुद की एक्सपीरियंस। एंड ये बुक में इंडिया के जो ग्रोथ के बारे में, इंडिया के जो सीरियस अनप्रेडिक्ट मतलब इनके जो इंडिया के सीरियसनेस को दर्शाती है, इंडिया का जो मिलिट्री वेपन्स के बारे में, मिलिट्री एक्सरसाइज के बारे में ये मतलब इसमें दर्शाया गया है, याद रखिएगा। एंड उनके द्वारा ये बुक मतलब उनके द्वारा और भी एक बुक रहे, ये बुक का नाम है द इंडिया वे, ऐसे ही उनके एक बुक रहे, ये भारत का रणनीति के बारे में ये रिप्रेजेंट करी गई है इसमें, याद रखिएगा। इंडिया वे एक बुक रहे, उनके द्वारा लिखी गई है ये बुक भी, मतलब एक भारत का जो हमारा इंडिया का रणनीति के बारे में यहाँ रिप्रेजेंट की गई है, याद रखिएगा। बस और भी एक मुझे याद आ रहा है, मोदी @20, ये एक बुक रहे, अभी करेंटली पब्लिश की गई थी, ये किसने रिप्रेजेंट की है, मतलब किसने ये लिखी है, पीवी सिंधु ने, याद रखिएगा। मोदी @20 ये पीवी सिंधु के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते हैं नंबर 7, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन,
हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? याद रखिएगा ये है रघुराम आयर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। रघुराम आयर बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उनकी एक्सपीरियंस भी रहा है, मतलब उनसे पहले, मतलब ये जो CEO से पहले, ओलंपिक एसोसिएशन के CEO से पहले उन्होंने CEO थे, मतलब IPL इंडियन प्रीमियर लीग की और राजस्थान रॉयल की उन्होंने मतलब CEO रहे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर रहे, और उनकी भी एक्सपीरियंस रहे, मतलब रघुराम आयर ने। बस इतना ही याद रखना, ये CEO बने हैं ओलंपिक एसोसिएशन की, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, याद रखिएगा। एंड आपको इंडियन ओलंपिक के फर्स्ट प्रेसिडेंट के बारे में आपको पूछे तो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ IOA ये है श्री दोराव टाटा। एंड ये आपको पूछे तो कौन सी ईयर में ये बने थे? 1927 में। एंड इसी ईयर ये जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है ना, ये इस्टेब्लिश की गई थी इसी ईयर 1927 में। याद रखिएगा, श्री दोराव टाटा ने पहले प्रेसिडेंट बने। ओमियन प्रेसिडेंट आपको पूछे तो ओमियन प्रेसिडेंट कौन बने? ओमियन प्रेसिडेंट है PT उषा, मतलब अभी करंटली रहे PT उषा, जो कि ओमियन प्रेसिडेंट है। एस्टेब्लिश की गई थी 1927 में। एंड इसका हेडक्वार्टर, जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में स्थित है। सो नेक्स्ट नंबर 8, गंगा सागर मेला इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? गंगा सागर मेला इज रिलेटेड विथ विच स्टेट? गंगा सागर मेला कौन सी स्टेट से रिलेटेड है? ये है वेस्ट बंगाल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पश्चिम बंगाल की ये एक फेस्टिवल है, ये वेस्ट बंगाल की एक फेस्टिवल। एंड ये एवरी ईयर जो मकर संक्रांति में ये सेलिब्रेट करी जाती है, एवरी ईयर मकर संक्रांति में। ये वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट हिंदू फेयर, जो कि कुंभ मेला के बाद आती है, मतलब जो कुंभ मेला रहे ना उसके बाद ये सेकेंड वर्ल्ड का लार्जेस्ट हिंदू फेयर एक रहे। याद रखिएगा गंगा सागर मेला, बस इतना ही याद रखना। सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। एंड इसका कैपिटल है कोलकाता। एंड CM है ममता बनर्जी। गवर्नर है CB आनंदा बोस। याद रखिए, गवर्नर है CB आनंदा बोस। CM है, चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। उनकी एसेट लगभग 15 लाख की होगा, हमने डिस्कस की थी इसके बारे में। सबसे जो रिचेस्ट CM कौन सी है? ये है YS जगनमोहन रेड्डी। याद रखिएगा, हालांकि हमने मतलब करेंटली हमने डेली करंट अफेयर को डिस्कस कर रहा हूँ, बट इम्पोर्टेंट जितना भी इम्पोर्टेंट रहे, मतलब ईयरली जितना भी इम्पोर्टेंट रहे सभी को डिस्कस किए जा रहा है यहाँ। याद रखिएगा, ममता बनर्जी CM, गवर्नर है CB आनंदा बोस। एंड इसका स्टेट डे है ना, ये जो वेस्ट बंगाल का स्टेट डे है जून 20 में सेलिब्रेट की जाती है, जून 20। एंड ये 1947 में सेपरेट स्टेट बने। नेक्स्ट नंबर 9, अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस यानी NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO, व्हाट इज द एस्टिमेटेड GDP ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इन 2023 to 24? एस्टिमेटेड GDP कैलकुलेशन ग्रोथ रेट इंडिया का कितनी रहे? 7.3%, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 7.3% अकॉर्डिंग टू द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के मुताबिक ये 7.3% रहे। ये जो GDP रेट ग्रोथ है ना, GDP ग्रोथ 2022 टू 2023 में 7.2% था और अभी 7.3% रहे। ये जो GDP ग्रोथ मतलब इंडिया के जो माइनिंग रहे एंड जो मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्प्रूवमेंट जो इंडिया के गुड्स रहे उसके द्वारा ये मतलब इम्प्रूवमेंट द्वारा बढ़ा जाती है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग में जो इम्प्रूवमेंट होता है उसके द्वारा ये इंक्रीज करता है GDP रेट इंडिया का। सो याद रखें 7.3% रही इंडिया की। आगे बढ़ते हैं, नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट विल कमेंस इन गांधीनगर ऑन व्हिच डेट? ये कौन सी डेट को ये होने वाला है? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 10 to 12 जनवरी में ये होने वाला है, मतलब द 10th एडिशन ऑफ द वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट ये होने वाला है 10 to 12 जनवरी में गांधीनगर में। एंड ये 4 ईयर के बाद हो रहा है, मतलब ये कोविड-19 के पैंडेमिक के कारण ये मतलब इसके ऊपर रोक लगाया गया था, मतलब कोविड पैंडेमिक
पैंडमिक के चलते 4 ईयर नहीं हो पाया एंड इसी चल हुआ है, मतलब 10 to 12 जनवरी में ये हो रहा है, मतलब अभी करेंटली हो रहा है ये। नेक्स्ट नंबर 11, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक यानी एडीबी बैंक, अभी करेंटली बने हैं जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर वो है विकास सेल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, विकास सेल, सीनियर आईएएस ऑफिसर एंड 1994 बैच के आईएएस ऑफिसर। याद रखिएगा उन्होंने पहले से ही जल जीवन मिशन के भी एडिशनल सेक्रेटरी था, जल जीवन मिशन जो रहे इसका एडिशनल सेक्रेटरी था। एंड एडीबी का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। याद रखिएगा इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1966 में। याद रखिएगा अभी करेंटली प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट है मासाचुस्को असाकावा, उनका नाम ऐसा ही, प्रेसिडेंट मासाचुस्को असाकावा। याद रखिएगा ये जो बने हैं 24, ये जो प्रेसिडेंट बने हैं ना मासाचुस्को असाकावा, जो कि 24 नवंबर 2021 से बने हैं एंड उनका 5 ईयर टर्म के लिए ये बने हैं। याद रखिएगा उनसे पहले भी उन्होंने ही था और उनके बाद मतलब फिर से 24 नवंबर 2021 में ये बने हैं 5 ईयर टर्म के लिए। मासाचुस्को असाकावा प्रेसिडेंट है एंड अभी करेंटली जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने वो है विकास सेल ने। याद रखिएगा एंड इसका हेडक्वार्टर आपको पूछे तो ये हेडक्वार्टर होगा याद रखिएगा मांडालोंग फिलीपींस। याद रखिएगा मतलब ये जो फिलीपींस है ना ये एशियन कंट्री में रहे, एशिया में रहे ये फिलीपींस। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर 12, AIRIA इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑल इंडिया रबर इंडस्ट्री एसोसिएशन अपॉइंटेड हुम वाज द न्यू प्रेसिडेंट। अपॉइंटेड मतलब ऑल इंडिया रबर एसोसिएशन ने, इंडस्ट्री एसोसिएशन ने अपॉइंटमेंट की है किससे, न्यू प्रेसिडेंट के रूप में शशि सिंह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, शशि सिंह को अपॉइंटमेंट की है। उनसे पहले जो था ना वो है रमेश केजरीवाल था उनसे पहले एंड ये जो कि बने शशि सिंह ने। याद रखिएगा। और आपको पूछे तो सबसे रबर मतलब ये जो सबसे रबर इंडस्ट्री सबसे रबर कौन सी स्टेट में पाई जाती है इंडिया की, केरल में पाई जाती है। केरल स्टेट में सबसे रबर अधिक पाई जाती है। एंड कंट्री के मामले में कंट्री पूछे तो ये थाईलैंड जो कि एक सबसे लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। जो याद रखिएगा कंट्री इन वर्ल्ड मतलब टोटल वर्ल्ड में आपको पूछे तो थाईलैंड होगा जो कि सबसे लीडिंग रबर प्रोड्यूसिंग कंट्री। याद रखना। और इंडिया का रैंक शायद 4 होगा, चेक करके बताना, शायद 4 होगा इंडिया का रैंक इसमें, शायद जो रबर प्रोड्यूसिंग में 4th पोजीशन पर होगा। एंड आपको पता ही होगा राइस प्रोडक्शन में इंडिया टॉप पर रहे। आगे बढ़ते हैं नंबर 13, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO एंड MD ऑफ नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। ये किसने बने हैं CEO MD के रूप में नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की, संजीव अग्रवाल। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, संजीव अग्रवाल ने बने हैं। याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर 14, हुई स्टेट कच्ची खरीक हज गट GI टैग। ये खेजरी है, कच्ची खरीक हज गॉट GI टैग कौन सी स्टेट की अभी करेंटली दी गई है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, गुजरात। ये गुजरात की एक प्रोडक्ट है, उन्हें GI टैग मिली है, खजरी GI टैग मिली है। एंड अभी हमने करंट अफेयर टॉपिक में भी डिस्कस की थी जो उड़ीसा का 7 प्रोडक्ट को भी GI टैग मिली है। 7 प्रोडक्ट जो मैगजीन लड्डू, जो चटनी था जो आंट से बनाया गया था, एक चटनी रहे, हमने सभी के बारे में डिस्कस की थी। याद रखिएगा गुजरात का ये जो कि प्रोडक्ट को GI टैग मिली है। एंड आपको पूछे तो गुजरात का कितनी प्रोडक्ट अभी GI टैग में रहे, 17 प्रोडक्ट GI टैग में रहे। उड़ीसा का 7 प्रोडक्ट को GI टैग मिली है। एंड वेस्ट बंगाल का भी अभी करेंटली GI टैग मिली थी, मतलब 2024 में ये मिली है। वेस्ट बंगाल का 5 प्रोडक्ट को मिली है। एंड अरुणाचल प्रदेश के भी 3 प्रोडक्ट को जो कि GI टैग दी गई है अभी करेंटली। आगे बढ़ते हैं नंबर 15, इन विच कंट्री विल भारत वार्क बी ओपन्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन विच कंट्री विल भारत पार्क बी ओपन्ड की जाएगी इंडिया के द्वारा
यूनाइटेड अरब एमिरेट में, यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यूनाइटेड अरब एमिरेट यूएई। इसका कैपिटल है अबू धाबी, इसका कैपिटल है। एंड यहाँ एक इंडियन मेड शोरूम ओपन की जाएगी। मतलब जो याद रखिए यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल रहे, उन्होंने ऐसा ही बताया है। मतलब कैपिटल अबू धाबी में, कैपिटल मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट में यहाँ एक इंडियन मेड शोरूम ओपन की जाएगी। मतलब इंडियन जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को जो बढ़ावा देने के लिए, ग्रोथ करने के लिए, मतलब ऑल ओवर वर्ल्ड में इसका प्रदर्शित करने के लिए ये शोरूम ओपन की जाएगी। बस इतना ही याद रखना, यूनाइटेड अरब एमिरेट में ये ओपन किया जा रहा है। सो फ्रेंड, वीडियो जस्ट थोड़ी बहुत लॉन्ग हो गया, बट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को दी गई है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक डेली करंट अफेयर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।